हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं हमने महाराष्ट्र 10th बोर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस जो सोशल स्टडीज का पार्ट है उसका एक सीरीज स्टार्ट किया है। तो आज जो हम उसका चैप्टर देख रहे हैं वो है उसका चैप्टर नंबर 2 द इलेक्टोरल प्रोसेस की। यहाँ पे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि पूरा इलेक्शन कैसे होता है इंडिया में और कौन से इंस्टीट्यूट है जो इलेक्शन करवाते हैं। तो चलिए अब हम पूरा प्रोसीजर जो है वो पेज बाय पेज पूरे चैप्टर वाइज में चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज आता है कि लोग को वोट ही क्यों करना है, इलेक्शन ही क्यों होना चाहिए। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब डेमोक्रेटिक कंट्री होता है मतलब जो भी काम होगा वो जनता के फैसले से ही होगा। तो अगर लोगों के फैसले से काम होना है तो क्या आपको लगता है कि कहीं पे भी एक रोड बनाना हो या कोई डिसीजन लेना हो तो उसमें हर बार पब्लिक को आपको बुलाना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में एक राजा होता था जो कोई डिसीजन पूछता था और लोग जब हाँ या ना में बोलते थे तो वो उसके हिसाब से डिसीजन लेता था। लेकिन आपको लगता है कि 130 करोड़ जनता को हम हर बार बैठा के पूछेंगे कि ये रोड बनाना चाहिए कि नहीं, फिर ये बिल्डिंग बननी चाहिए कि नहीं? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दूसरा लोगों के पास उतना स्किल भी नहीं है कि अगर मैं किसी को बोलता हूं ये बिल्डिंग बननी चाहिए तो इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो जो आदमी को उसके बारे में पता ही नहीं कि इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है वो क्या डिसीजन लेगा। तो इसीलिए लोग जो होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल एक कॉन्स्टिट्यूंसी से उसको एक आदमी को चुन के भेजते हैं। जो अगर लोकसभा में जाता है तो उसको हम एमपी बोलते हैं, इवन राज्यसभा के लिए भी एमपी बोलते हैं, या आपका स्टेट करेगा तो वो एमएलए हो जाएगा। तो सेम चीज आपको बोला जा रहा है कि जो आप सेलेक्ट करते हो, जिसको आप इलेक्ट करते हो, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारा जो फैसला है वो वहां तक पहुंचे। तो अगर हमको किसी को इलेक्ट करना है तो हमें एक चीज को इस चीज पे भी ध्यान देना है कि जो इलेक्शन हो वो फ्री फेयर होना चाहिए और जिसपे हमको भरोसा हो। तो इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं कि इलेक्शन फ्री हो रहा है, कि जहां पे वोटिंग हो रही है प्रॉपर हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? तभी हो पाएगा कि अगर हमारे पास एक इलेक्शन कमीशन हो इंडिपेंडेंट, मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर काम ना करे, वो अलग से अपना काम करे। तो इसमें होगा क्या कि जो रूलिंग पार्टी मतलब जिसकी सरकार है वो भी कुछ अपने इलेक्शन में कुछ ना कुछ फेरबदल नहीं कर सकती। इंडिपेंडेंट है जो सीधा आपके प्रेसिडेंट साहब से ही होता है। तो इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, इंस्टीट्यूट जिसको हम बोलते हैं, जो आपका पूरा इलेक्शन जो है उसको कंडक्ट करता है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो आपको स्टेट लेवल पे स्टेट इलेक्शन कमीशन भी आपको मिलने वाला है। सो लोगों का क्वेश्चन यही था कि हम क्यों नहीं डिसीजन ले पाते, क्योंकि हमने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा है। तो इसलिए आपकी ड्यूटी होती है कि जब कभी भी आप इलेक्शन में पार्ट ले, आप किसी को वोट दे रहे हैं, तो आपको ये चीज समझना होगा कि जिस आदमी को मैं वोट दे रहा हूं क्या ये मेरे बारे में या हमारा प्रॉब्लम के बारे में जहां पे हम इसको भेज रहे हैं स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, उस चीज पे ये काम करेगा और हमारे बारे में डिस्कस करेगा कि नहीं। तो वोटिंग करते समय हमेशा आपको जो कैंडिडेट है उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अब इलेक्शन कमीशन का काम क्या रहेगा? इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरा प्रोसेस करता है, आपके डेट के डिक्लेरेशन के साथ पूरा इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, साथ ही साथ रिजल्ट भी पूरा आपको बताता है कि कौन जीता कौन हारा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन आया कैसे। देखिए, जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है ना, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स या बोर्ड के किसी भी पेपर के ओरल के लिए आप तैयारी करो तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सो इलेक्शन कमीशन कैसे आया? आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो ART दिया है इसका मतलब होता है आर्टिकल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के थ्रू जो इलेक्शन कमीशन है इसको बोला एक ऑटोनॉमस बॉडी है, कि ठीक है ऑटोनॉमस बॉडी जिसको आप देखते हैं कि उसके जो हेड है वो गवर्नमेंट नहीं कर पाते। ओके, तो उनके हेड कौन होते हैं? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके अंदर 2 और कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो एक चीफ लेवल का कमिश्नर एंड प्लस 2 नॉर्मल लेवल के कमिश्नर। सो सबसे पहला कमिश्नर कौन था? सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स में बन सकते हैं। फिर अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखने वाले हैं। तो जब हम इसको डिटेल में देखते हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। लोगों को लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर, नहीं, प्रेसिडेंट साहब। तो इसीलिए जब प्रेसिडेंट साहब को हमने पब्लिक ने डायरेक्ट चुना नहीं, इनडायरेक्टली सेलेक्ट हुए, तो जब वो किसी को अपॉइंट करेंगे तो ऑब्वियसली वर्किंग गवर्नमेंट के ऊपर उनका राज नहीं हो पाएगा। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा वो बहुत ही फेयर रहेगा एंड
अनबायस्ड रहेगा। तो ये चीज आपको समझनी होगी, इसलिए प्रेसिडेंट साहब इसको चुनते हैं। और एक बार अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर किसी को इलेक्ट किया गया है तो फिर वो जो पर्सन है वो कभी भी कोई जल्दी उसको निकाल नहीं सकता। कि अगर मैं सोचूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मुझे लग रहा है यार चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे मदद नहीं कर रहा है इलेक्शन में, मैं कुछ चेंज करना चाहता, या मैं चीफ मिनिस्टर हूं किसी स्टेट का, तो मैं उसको नहीं हटा सकता। ठीक है, स्टेट लेवल पे भी मैं नहीं हटा सकता एंड सेंट्रल लेवल पे। उसके लिए इसलिए ये चीज क्यों रखी गई है, ताकि वो अनबायस रहे, उसे अपने जॉब का डर ना रहे कि कोई मुझे निकाल नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रूल्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही तोड़ना चालू करे तो उसके ऊपर एक्शन होता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंदर जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन होते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि इलेक्शन कमीशन के खुद के स्टाफ नहीं है। ठीक है, इलेक्शन कमीशंस में खुद के स्टाफ्स नहीं है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 कमिश्नर है और थोड़े जो स्टाफ्स होते हैं, तो बाकी स्टाफ्स कहां से आएंगे? तो जब कभी भी इलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉयज को इलेक्शन कमीशन ड्यूटी पे रख लेता है। आपको पता होगा जब कभी भी वोट होते हैं तो आपके अक्सर स्कूल्स में होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के टीचर को ही काम पे लगा दिया जाता है। तो ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर हम थोड़ा देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फंक्शन क्या है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है इलेक्शन कमीशन वोट करने के लिए आपके पास वोटर लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन एलिजिबल है वोट करने के लिए। तो वो लिस्ट कौन बनाता है? वो इलेक्शन कमीशन बनाता है। हर साल उस चीज को अपडेट करता रहता है। ठीक है, जितने लोग 18 साल के हो रहे हैं अपडेट। तो अब आपके मन में आएगा कि सर क्या जब मैं भी 18 साल का हो जाऊंगा तो मेरा नाम ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगा? नहीं, आप 18 साल के होगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन फिर आपको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करने के लिए। फिर जब वो नाम आपका ऐड हो जाएगा तो आप भी वोट दे सकते हैं। तो वो एडिशन ऑफ नाम कौन करेगा? आप तो एक फॉर्म भर के दोगे, लेकिन वो वोटर लिस्ट में नाम कौन डालेगा? वो है आपका इलेक्शन कमीशन। फिर हम थोड़ा और देखते हैं, यहाँ पे आपको बोला है कि अगर इलेक्शन कमीशन या वोटिंग एज के ऊपर हो सकती है, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो मुझे काफी अच्छा लगा। इसमें पूछा गया कि अगर कैंडिडेट जो है उसका सिर्फ एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब 18 साल के ऊपर होकर आप वोट कर सकते हो, तो आपका नाम, घर का पता और ये सारी चीजें क्यों ली जाती है? ये इसलिए लिए जाती है ताकि कोई फ्रॉड, बोकस वोट ना हो, कि मतलब आपकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति जाके वोट ना करे। तो वो सभी चीज को अवॉइड करने के लिए एज के अलावा बाकी सारे इंफॉर्मेशन भी ली जाती है। अब यहाँ पे दूसरी ड्यूटी क्या है जो इलेक्शन कमीशन की? वो है डिसाइड द टाइम टेबल, कि जब कभी भी आपने कहीं पे इलेक्शन करना है तो उसको टाइम टेबल डिसाइड करना पड़ता है और ये सोचना पड़ता है कि कब जो इलेक्शन है वो कहां पे होगा और कितने स्टेजेस में होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मेनी स्टेजेस। अब आप बोलोगे सर किसी एक स्टेट का, मान लीजिए महाराष्ट्र में इलेक्शन है, तो क्या महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर का अगर हम इलेक्शन चल रहा है यहाँ पे स्टेट लेवल पे, तो क्या यहाँ पे ऐसा चलेगा सिस्टम कि एक ही दिन पूरे स्टेट का वोटिंग होगा? नहीं, ये स्टेज वाइज में होते हैं। तो ये स्टेज वाइज में क्यों होता है? क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वो उतने ज्यादा नहीं हो पाते। तो वो पहले एक दिन में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का लेंगे इलेक्शन, फिर दूसरे दिन में कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स का लेंगे, तीसरे दिन में और डिस्ट्रिक्ट। तो एवरी डे जो होता है ना उसको हम एक स्टेज बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप तो समझा होगा क्योंकि सिक्योरिटी उतना आपको लगेगा, तो इसीलिए आप उस हिसाब से करते हैं। फिर ये तो टाइम टेबल जो होता है वो इलेक्शन कमीशन आपको बताता है और कितने स्टेज में होगा वो भी सारे बताएगा। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, तो जो कैंडिडेट, मान लीजिए इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गया और मैं चाहता हूं कि मैं अभी किसी पार्टी से जो इलेक्शन है उसके लिए मैं जाऊं, तो अब इलेक्शन के लिए अगर मैं जा रहा हूं तो मुझे मेरा फॉर्म भरना पड़ता है, मेरा डिटेल भरना पड़ता है। उसके बाद मेरे सारे इन्फॉर्मेशन को चेक किया जाता है कि क्या मेरे इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं, तो स्क्रूटनी किया जाएगा। अगर मेरे इन्फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे इलेक्शन में नहीं खड़े होने दिया जाएगा। तो ये तो हो गया पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं होती लेकिन फिर भी वो खड़े होते हैं, तो उनको हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोलते हैं। और कहीं पे ऐसा होता है कि जहां पे लोग पार्टी के थ्रू खड़े होते हैं, कि जैसे हम बोलेंगे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, शिवसेना हो गया, मनसे हो गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, ऐसे बहुत सारे पार्टीज होते हैं कि जिसमें अगर आप देखोगे तो वहां पे आपके पार्टी के कैंडिडेट खड़े रहते हैं, तो उसके पीछे एक पार्टी का सिंबल भी लगा रहता है। फिर उसके बाद आता है कि रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज की, एक पार्टी, मान लीजिए मैं एक पार्टी बना रहा हूं, तो उस पार्टी को कौन बोलेगा कि हाँ ये पार्टी इलेक्शन में अब खड़ी हो सकती है? उसका भी काम आपको इलेक्शन कमीशन ही करेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। हमारे देश में आप जितना चाहे उतना पार्टी बनाइए और जितने लोग को चाहिए उतने लोग आप वापस इलेक्शन में लड़ सकते हैं। जबकि आप चाइना में देखोगे वहां पे वन पार्टी सिस्टम है, कि वहां पे एक ही पार्टी और किसी और को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता। सो वहां पे भले वो अपने आप को बोले कि हम भी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट फॉर्म में है, लेकिन जब आपका अगर आप देखोगे कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, तो वो पार्टी सही काम करे या गलत काम करे, लोगों को तो सुनना ही पड़ेगा।
फिर उसके बाद हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज बोला गया है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज एन इलेक्शन सिंबल। जो आपको पता होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होता है, और ये सिंबल्स भी कहाँ पे मिलते हैं आपको, ये भी आपको इलेक्शन कमीशन ही देता है। दूसरी चीज बोला जा रहा है कि जब कभी भी काउंटिंग होती है या वोटिंग होती है तो उस समय हर एक पार्टी का एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव वहां पे खड़ा रहता है। अब क्यों होगा, आप बोलोगे सर वोट हो रहा है तो उसमें उसको क्या जरूरत है, वो इसलिए खड़ा होता है ताकि कोई ये ना बोले कि हाँ यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी को वोट जबरदस्ती दिया जा रहा है, क्योंकि दूसरा पार्टी वाला भी वहां पे खड़ा है ना, तो उसको मालूम है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब मेरे सामने ही वोट दिया जा रहा है। तो ये क्यों किया जाता है, ताकि फेयर इलेक्शन कंडक्ट किया जाए। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। फिर यहाँ पे आपको एक चीज और बताया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज को डी रिकॉग्नाइज, मतलब अगर कोई पार्टी को हटाना है वो भी काम इलेक्शन कमीशन करता है। यहाँ पे आपको बोला गया जो सिंबल्स है वो भी इलेक्शन कमीशन ही आपको पार्टीज को देता हो, तो मैंने आपको बताया है। सिमिलरली कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाइड करना है या कंडक्ट री इलेक्शन करना है, सब कुछ इलेक्शन कमीशन ही करने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी काम अपने इंडिया में होते हैं वो सारे काम इलेक्शन कमीशन ही करते हैं। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसा है जो आपको अगर आप देखेंगे एमसीक्यूज की तरह भी बन सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया विच टू कंडीशन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कि कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कौन से चीजें हो रही है। कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग होता है यहाँ पे कि जो आपको करना है, जैसे आप कुछ रूल सेट करते हो कि हाँ इलेक्शन में ऐसे नहीं, तो कैंडिडेट कोई भी जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा है वो कोई चीजों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वो किसी को अपील नहीं कर सकता कि आप पर्टिकुलर कास्ट वाले हो तो आप यहाँ पे वोट कीजिए, मुझे वोट कीजिए या ना कीजिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्या वो डोर टू डोर घूम सकता है? जी हाँ, वो वोटिंग के लिए मांग सकता है, वो प्रोमिसेस भी कर सकता है कि हाँ मैं आऊंगा तो पानी का फैसिलिटी ठीक होगा, ये होगा, चलेगा, लेकिन ये दो एक्टिविटीज नहीं कर सकते। और भी रूल्स है तो जिसको हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं कि ये आपको करना है। भारत में सबसे पहला वोट आफ्टर इंडिपेंडेंस और जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो सबसे पहला वोट आया था वो वोट आया था श्याम शरण नेगी जी का। ये हिमाचल प्रदेश के थे, ही इज द फर्स्ट वोटर ऑफ द इंडिया। इस चीज को आपको याद रखना है। 25 अक्टूबर 1951 को लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने वोट किया था। तो सबसे फर्स्ट वोटर कौन है? श्याम शरण नेगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसको अगर हम पूरा समराइज कर दें कि प्रोसेस क्या होता है, तो पहले होता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि कहां पे कितने एरिया में, देखिए आप देखोगे एक सेक्शन डिवाइड होता है कि इतने एरिया में एक कैंडिडेट को जीता जाएगा, फिर दूसरे एरिया में एक और कैंडिडेट, तो वो डिसाइड कौन करता है? पहली चीज वो किया जाता है, फिर वोटर लिस्ट बनाई जाती है, फिर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स किया जाता है, उनका स्क्रूटनी किया जाता है कि फॉर्म बराबर है कि नहीं, इलेक्शन कैंपेन चालू होते हैं, सब अपना रैलियां करते हैं, एक्चुअल वोटिंग होती है, काउंटिंग होता है, रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद कोई डिस्प्यूट रहेगा कि रिजल्ट में कोई बोलेगा नहीं यहाँ पे ये गड़बड़ की थी, इन्होंने ऐसा किया था, वैसा किया, तो वो सभी चीज को इलेक्शन कमीशन देखता है। तो अब चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी। रीस्ट्रक्चरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी का मीनिंग क्या हुआ कि अब हमारा देश जो है वो काफी बड़ा है, तो जब हम लोकसभा का इलेक्शन करते हैं तो उसमें कितने टोटल सीट्स आते हैं? 543। अब 543 सीट्स मतलब क्या हो गया? इंडिया को 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब हर एक पार्ट, मान लीजिए हम बोलेंगे कि महाराष्ट्र में, समझिए महाराष्ट्र में कोई एक पर्टिकुलर 48 सीट्स हो गए, फिर उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स हो गए, जम्मू एंड कश्मीर का हो गया, गुजरात का हो गया, ऐसे सब जगह पे कुछ ना कुछ सीट्स डिवाइड कर दी जाती है। मैं एक रैंडम नंबर आपको सिर्फ बता रहा हूं फिलहाल के लिए, आपके इस तरीके से डिवाइड कर दी जाती है। तो ये डिवीजन की इतना एरिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगा, वो कौन करता है? ये सारी चीजें कौन है? तो ये एक स्पेशल एक कमीशन होती है जो इलेक्शन कमीशन का ही पार्ट होता है, जिसको हम डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। तो वो जितना चाहे उसके हिसाब से वो बाउंड्री कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है उनको। तो ये कैसे होता है, ये स्ट्रक्चरिंग कैसे होता है मैं आपको बताऊं। यहां पे नंबर ऑफ काउंट के ऊपर होता है कि मान लीजिए मैं बोलूं कि जहां पे 2 लाख वोटर है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ 2 लाख वोटर है, वो वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। तो ऐसा हो सकता है कि अभी 2 लाख वोटर एक बहुत बड़े एरिया में भी हो सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर रह रहे, खाली एरिया है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे 2 लाख वोटर एक ही जगह पे बहुत छोटे एरिया में भी रह रहे हैं, तो वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाएगी। तो अगर आपको बहुत लोग को नहीं मालूम, इंडिया का जो सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है एरिया वाइज में, वो लद्दाख है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे उतनी चीजें होती ही नहीं है, तो इसलिए लोग दूर रहते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा हिस्सा है वो है चांदनी चौक। सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है चांदनी चौक, जो दिल्ली में आती है, वो बहुत सबसे छोटी है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्राउड इतना ज्यादा है कि उतने छोटे एरिया में ही वो अमाउंट जो काउंट होता है वो हो जाता है। ठीक है, ये तो मैंने 2 लाख जो है सिर्फ एक एग्जांपल दिया, लेकिन लद्दाख एंड चांदनी चौक आपको मैंने करेक्ट इंफॉर्मेशन में दिया। फिर व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं।
सो कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं जब वो इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। मतलब वो माल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, वो कोई गवर्नमेंट के रूल्स को नहीं तोड़ सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उनको ध्यान देना पड़ता है कि वो प्रॉपर एजेंडा फॉलो करे, कुछ भी किसी को कास्ट के बेस पे ना धमकाया जाए या किसी को प्रॉमिस किया जाए कि आप मेरे कास्ट के हो तो मुझे ही वोट दो। ये सारी चीजें गलत होती है। लोगों को वोट जो देना वो अपने हिसाब से देंगे। तो ये सारी चीजें, तो इसमें क्या होता है मिसयूज ऑफ मनी, कि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हम पैसे देंगे आपको या कुछ सामान दिया जाता है कि चलिए आप आके वोट दे दीजिए हमको। मैंने पॉलिटिकल पार्टीज के जो टिकट होते हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड को दिया जाता है कि मतलब जो आदमी पहले से गुंडा उसको आप टिकट दे रहे हो। तो ये सभी चीजें जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट में आती है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। फिर दूसरी चीज है कि मेजर वायलेंस होती है ड्यूरिंग इलेक्शन में, कि मतलब आपस में पार्टी में आप देखते हो कि झगड़े होने लगते हैं, मारामारी होती है। तो ये सारी चीजों को कोड ऑफ कंडक्ट, फिर इनके जो कंप्लेंट्स होते हैं डिस्प्यूट्स, ये सभी चीज अगर आप देखोगे इलेक्शन कमीशन ही कराता है। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, यहाँ पे एक बात लिखी थी जो बहुत अच्छी लगी थी। जब इंडिया में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहा था तो उस समय इंडिया में लोग इलिटरेट थे, तो उनको समझ में नहीं आता था, सिंबल हो या पार्टी का नाम हो तो समझ में नहीं आता था। तो कागज दिया गया, उसमें आपने पार्टीज के नाम लिखे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि यार किस पे मेरे को वोट मारना है, कैसे करना है। तो जो फर्स्ट टाइम वोट हुआ था तो उसमें 20 लाख स्टील के डब्बे रखे गए थे हर जगह पे। मतलब जैसे एक जगह पे 5 पार्टी है इलेक्शन लड़ी तो पांचों पार्टी के अलग अलग डब्बे थे और लोगों को बोला था कि भाई आप जाओ, आपको जिस पार्टी के आदमी पसंद आ रहा उसमें जाके सिर्फ कागज डाल दो। और उस कागज में कुछ नहीं लिखा था, सफेद कागज दिया जाता था जिसको वो उसमें डाल देते थे। तो सिर्फ पेपर के काउंटिंग के बेस पे ये चीज को डिसाइड किया। तो ये एक चीज बहुत अच्छी कि इंडिया में स्टार्ट में इलिटरेट होने के बावजूद हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाया। ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस टाइम में भी, जैसे जस्ट इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद भी हमने इस तरीके से किया। तो ये दिखाता है कि इंडिया कितना ज्यादा इस चीज को मानता है। अब हम दूसरी बात करने वाले हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे की जा। सो कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी चीजें देखी जाती है कि देखिए कोड ऑफ कंडक्ट आप बहुत ज्यादा चीजों को कंपलसरी नहीं करा सकते, बट एक ऐसा मान के चला जाता है कि जो सिनेरियो हो रहा है ये सारी चीजें नहीं। अभी आप देखोगे कि बहुत सारी पार्टीज है जो अपने ही फैमिली मेंबर को ही बार बार वोट देते हैं, अपने ही फैमिली मेंबर को हेड ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे यहाँ पे बोला गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली मोनोपोली बोलते हैं। मतलब एक ही परिवार कई सालों से चल रहा है, मतलब पहले बाप, बाप के बाद बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे सिनेरियोस। तो जो मोनोपोली होती है वो भी कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आती। मतलब आपको कैसा होना चाहिए कि जो लायक है उसको आपको बेसिकली पार्टी का हेड बनाना चाहिए। तो ये भी कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा बोला जा रहा है कि ये अक्सर देखा जाता है कि कोई ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा फादर ने अपने बच्चे को ही इलेक्शन में खड़ा कर दिया, फिर उसने अपने बच्चे को बाद में इलेक्शन में खड़ा किया। तो ये नहीं है कि भले उसका बच्चा उस कैपेबल रहे या ना रहे, लेकिन उसको फिर से इलेक्शन में खड़ा किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आए हैं। ये सारे चेंजेस क्यों आते हैं इलेक्शन में। देखिए पहले आप बोलोगे कि सर पहले तो स्टील के डब्बे इस्तेमाल किए जाते थे, फिर बीच में लोग पढ़ने लगे तो लोगों को जाके खुद स्टैंप मारना पड़ता था, अब ईवीएम का सिस्टम आ गया। तो ये सारी चीजें क्यों आती है, इसलिए आती है क्योंकि धीरे धीरे आपको रिलायबल बनाना पड़ता है, लोगों को भरोसा देना पड़ता है और जो भी ड्रॉबैक्स होते हैं उनको ओवरकम करना पड़ता है। तो इसलिए जो रिफॉर्म्स है वो आते हैं। तो रिफॉर्म्स में जो अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स क्या हैं, इसमें बोला गया है कि वुमेन्स को 50% का जो बोला जा रहा है कि उनको पार्टिसिपेशन के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया बहुत जगह पे। इवन महाराष्ट्र में भी किया गया, जो लोकल लेवल पे जैसे आपके पंचायत या म्युनिसिपालिटीज के, तो वहां पे 50% रिजर्व कर दिया गया। फिर दूसरी चीज बोला गया कि जो कैंडिडेट्स है जिनको क्रिमिनल बैकग्राउंड से है उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि भाई अगर ये केस रहेगा, ये केस रहेगा तो नहीं खड़े हो सकते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को भी निकालना चाहते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी बोला गया है कि आप इलेक्शन का भी एक्सपेंस रखोगे, मतलब एक लिमिट फिक्स कर दिया गया कि ऐसा नहीं कि इलेक्शन है तो मैं बहुत ज्यादा पैसे खर्चा ही करता जा रहा हूं, नहीं, आपको एक लिमिट दिया गया ताकि जो दूसरा कैंडिडेट है आप भी उसके बराबर रहिए। फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में भी बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए ताकि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को भी हटाया जाए। तो मतलब हमारा एम क्या है कि इलेक्शन को हम बहुत ज्यादा क्लीन रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब उसमें क्रिमिनल लोग आएंगे तो वहां पे वो चीजें खराब होगी। तो ईवीएम के बारे में बोला गया है यहाँ पे कि ईवीएम बहुत एक अच्छी चीज है जिसके बारे में बोला गया। तो ईवीएम पहले हम इस तरीके से डब्बा इस्तेमाल करते थे, अब ईवीएम, अब आपको सिर्फ एक बटन दबाना होता है जिसके थ्रू आपको जो है आपका वोट जो है वो कास्ट हो जाता है। तो ईवीएम में एक और चीज आ गई, नोटा, नन ऑफ दी अबव, कि अगर आपको नन ऑफ दी अबव आया है, आपको कोई नहीं पसंद तो आप नन ऑफ दी अबव भी दबा सकते हो। साथ ही साथ इसमें बोला गया ईवीएम के क्या बेनिफिट है, पहले पेपर डालने पड़ते थे, अब वो पेपर्स की भी जरूरत नहीं होती, तो बहुत ज्यादा
जो वुड है वो बच जाते हैं, क्योंकि पेपर्स वुड से बनते हैं। लेकिन एक चीज और भी ऐड किया गया कि कभी आपको लग रहा है कि मैंने एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए बटन दबाया तो कहीं मेरा वोट किसी दूसरे पार्टी को तो नहीं चला गया, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए जब आप उस चीज को बटन दबाते तो उस पार्टी का सिंबल आपको वापस पेपर में आता है। तो ये भी आपको बताता है कि ईवीएम में भी कोई जो फेरबदल है वो नहीं होता, हर चीज बहुत परफेक्ट चलती है। तो ये थे कुछ रिफॉर्म्स के बारे में जिसके बारे में बोला गया है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। टर्म्स क्या है? जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन टर्म्स कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? लोकसभा के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब 5 इयर्स का आपका इलेक्शन होगा, या स्टेट के लिए भी चल जाता है कि हम बोलेंगे जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं तो जहां पे 5 इयर्स के इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन का मीनिंग क्या होता है? मिड टर्म इलेक्शन का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई पार्टीज बनी लेकिन किसी ने मेजोरिटी नहीं बना पाया और कोई सरकार नहीं बना पा रही, या सरकार बीच में गिर गई है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार नहीं बना पा रही, तो वापस इलेक्शन होता है। तो वहां पे मिड टर्म मतलब 5 साल कंप्लीट नहीं हुए फिर से इलेक्शन हो रहा है, मिड टर्म। या एक टर्म होता है बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन का मीनिंग होता है कि कभी कभी कोई कैंडिडेट रिजाइन कर देता है, सिर्फ कैंडिडेट, मतलब बाकी गवर्नमेंट और बाकी सिस्टम है, कोई कैंडिडेट की डेथ हो गई या वो रिजाइन हो गया, वो सीट खाली है तो उस पर्टिकुलर सीट के लिए इलेक्शन किया जाता है ताकि वो कैंडिडेट जो दूसरा कैंडिडेट है उसकी जगह पे आए, तो उसको हम बाय इलेक्शन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें थी कि जो आपको याद रखनी चाहिए स्टूडेंट्स की, जो इस चैप्टर में है। जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया, अगर आप इतने चीजों को पढ़ लेते और अच्छे से याद रखिए, आपको डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम के, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप एमसीक्यू वाले दे रहे हो, फिल इन द ब्लैंक दे रहे हो, या ओरल एग्जाम दे रहे हो, या आगे के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी फिलहाल 10th में गए हैं वो पेपर लिख रहे हैं, तो उन सभी को आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाला है। एंड प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी आपको मिलने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।